नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पॉलिटी का जो लास्ट लेक्चर हम लोग ने लाए थे वो हम लोग ने आपातकाल में चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं। वो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी, जिसको हम लोगों ने 3-4 वीडियो में थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ा था, जिसमें 352, 56 और 60 को पढ़ा था। आज हम राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियां, यहाँ पर एक शब्द हमको नया मिल रहा है, ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर, इसी को हिंदी में हम लोग अध्यादेश शक्तियां कहते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। और ये समझने की बात है कि इसको अध्यादेश से क्या तात्पर्य, मतलब एक तरह से हम ये कहें कि जब भारत में कार्यपालिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है तो उसे हम अध्यादेश कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करेगा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक परिस्थिति ऐसी है जब भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। वो यह है कि जब भारत की संसद के दोनों सदन सत्र में हैं। इस परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। बाकी हर परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, समझिएगा। मान लीजिए कि लोकसभा सत्र पे नहीं है, राज्यसभा सत्र पे है, तो कानून बनाने के लिए हम लोग ने देखा है कि कानून तभी कुछ बन सकता है जब लोकसभा व राज्यसभा दोनों सत्र पे हो। तो या राज्यसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा सत्र में है, या दोनों ही नहीं है। तो इन तीनों परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब ही क्या है कि ऐसी परिस्थिति उपस्थिति हो गई है, ऐसी परिस्थिति का विकास हो गया है, जन्म हो गया है, जहां पर अब संसद के सत्र तक आने का इंतजार नहीं किया जा सकता है। और उस चैलेंजिंग परिस्थिति से या उस उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति दी गई है, जिसके तहत वह संघ सूची व समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मैंने यहाँ पे 2-3 चीजों का प्रयोग कर दिया। एक तो मैंने कहा कि भारत का राष्ट्रपति संघ सूची पर और भारत का राष्ट्रपति समवर्ती सूची पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये ध्यान रखना है कि भारत में 3 प्रकार की सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची व राज्य सूची। तीसरी सूची कौन सी? राज्य सूची। सामान्य परिस्थिति पर भारत का राष्ट्रपति जो है सिर्फ संघ सूची व समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाता है। लेकिन यदि आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है या कुछ और अनुच्छेद 249 के तहत भी वह राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकता है। अध्यादेश तब जारी करेगा राज्य सूची पर जब मान लीजिए कि आर्टिकल 352 लगा हुआ है या आर्टिकल 356 लगा हुआ है। उस परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी क्या करेगा? अध्यादेश जारी कर पाएगा। तो क्या भारत के में राज्यों के राज्यपाल को भी ऐसी कोई शक्तियां प्राप्त हैं कि जब वह संघ सूची पर अध्यादेश जारी कर सके? तो राज्यपाल को सिर्फ राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बताई गई हैं जब राज्यपाल जो है संघ सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश जारी कर पाएगा। ऐसा कभी संभव ही नहीं है, दिमाग में रखिएगा। अब ये तो पता चल गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है सामान्य परिस्थितियों में संघ सूची व समवर्ती सूची पर कानून बना रहा है, और यदि आपातकाल की परिस्थिति है तब वह जो है क्या करेगा? राज्य सूची में भी वर्णित विषयों पर कानून या अध्यादेश जारी कर पाएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए अध्यादेश जारी हो गया। अध्यादेश जारी होने के बाद अब इसको संसद में कितने समय तक ये जारी रह सकता है? क्या यह अनंत समय तक जारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई भी अध्यादेश है, अधिकतम किसी भी अध्यादेश की अधिकतम आयु वो हो सकती है 6 माह 6 सप्ताह तक। 6 माह
6 सप्ताह तक हो सकती है, और इसके बाद यदि संसद कुछ नहीं करती है तो अपने आप यह शून्य हो जाएगा, अपने आप यह शून्य हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझाता हूं। मान लीजिए कि जब आज जनवरी का महीना चल रहा है, अगर जनवरी के महीने में कोई अध्यादेश जारी होता है, आज 28 जनवरी को मान लेते हैं समय है, अगर यहां पर कोई अध्यादेश जारी होता है और ऐसी कंडीशन भी मान लेते हैं कि संसद का जो सत्र है वो बिल्कुल आज ही कल खत्म हुआ, 27 जनवरी को संसद का सत्र समाप्त हुआ है, अब 28 जनवरी को अध्यादेश सरकार ने जारी कर दिया। अब यह अध्यादेश जो है, आपको पता है कि संसद के कोई भी सदन है उसके 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का समय जो है कितना हो सकता है, अधिकतम 6 माह। तो 6 महीने बाद तो संसद के सदन सत्र पे आएंगे। मान लीजिए कि 6 महीने बाद, है ना, जुलाई में कब आएगा, आप देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, तो 27 जुलाई को संसद सत्र पे आ जाएगी। अब 27 जुलाई, 28 जुलाई को संसद सत्र में एनी हाउ आना ही पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बुलाती तो राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति का प्रयोग करके इसको बुला लेगा। अब यहां पर मान लीजिए कि संसद सत्र पे आई, अब अगर पारित कर दे रही, मान ली आते ही इसने अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया तो वहीं पर शून्य हो जाएगा, अगेंस्ट में वोटिंग किया तो 0 हो गया, अगर फेवर में वोटिंग किया, इसके पक्ष में किया तो ये कानून बन जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है ना तो अगेंस्ट में ना फेवर में, संसद निष्क्रिय होकर बैठी हुई है, तो 6 सप्ताह बाद ये अपने आप शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका फंडा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक कंडीशंस और बनती है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अगर हम देखें तो हम लोगों ने 3-4 चीज अध्यादेश के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति व राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा कि अध्यादेश होता क्या है, किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो राष्ट्रपति 123 के तहत जारी करता है, राज्यपाल जो है 213 के तहत करता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, इसके तहत अध्यादेश जारी करता है ये। अब अध्यादेश होता क्या है, तो मैंने आपको बहुत समझने के लिए कहा कि जब भी कार्यपालिका के द्वारा कोई विधि का निर्माण किया जाए तो उसको हम लोग अध्यादेश का नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा अध्यादेश। किन परिस्थितियों में बनाया जाएगा, हम लोगों ने वो परिस्थितियां भी देख ली कि सिर्फ एक परिस्थिति है जब भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, वह परिस्थिति है जब संसद के दोनों सदन सत्र में चल रहे हों। इसके अलावा प्रत्येक परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला हमने टॉपिक बनाया किन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा, तो मैंने कहा सामान्य परिस्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति है वह संघ सूची व संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, लेकिन आपातकाल के लगने पर उसकी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार है राज्य सूची तक चला जाता है, मतलब राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। वेरी गुड, यहां तक तो हम लोग ने सब समझ लिया। अब आगे देखते हैं हम कि क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश किया गया है वह 13(2) के अधीन आता है। 13(2) क्या कहता है, 13(2) ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जो कि मूल अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, और न्यायिक पुनरावलोकन वर्तमान समय में 13(2) और संविधान के आधारभूत ढांचे के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी राष्ट्रपति जो है कोई अध्यादेश जारी करेगा और यदि वह अनुच्छेद 13(2) का वायलेशन कर रहा है या संविधान के आधारभूत ढांचे का वायलेशन कर रहा है, इन दोनों परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। और यदि न्यायपालिका इसको पाती है कि यह 13(2) का उल्लंघन कर रहा है या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो वायलेशन की मात्रा तक इसको शून्य भी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में तो आ गया कि यह जो कानून बनाने की शक्ति है राष्ट्रपति की, वह असीमित नहीं है बल्कि न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन रखी गई है।
तो अब एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा, क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है? तो दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल नहीं है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करेगा। जैसा मंत्रिपरिषद कहेगी वैसा ही भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश निकालने के संदर्भ में कार्य करेगा। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की यह विवेकी शक्ति नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 74 से बधी हुई शक्ति है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के बारे में। यहाँ पे हमें समझना होगा कि भारत के राष्ट्रपति के समान राज्यों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा सत्र पे ना हो उस समय राज्यपाल भी जो है राज्य सूची व संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश निकाल सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात यह है, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश निकालने से पहले राष्ट्रपति की भी अनुमति प्राप्त करेगा। ये वही विषय होंगे जिस पर राष्ट्रपति को या तो बिल राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना पड़ता है, या कुछ ऐसे बिल होते हैं जिसको विधानसभा में पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करनी होती है। यदि इन दोनों प्रकार के विषयों पर राज्यपाल को अध्यादेश निकालना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति को प्राप्त करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये समझना है, जितनी प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो हुई है तो वो प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेंगी कि 6 माह 6 सप्ताह तक या अधिकतम समय तक लागू रहेगा, और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश निकाला जाएगा वह भी ध्यान रखिएगा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा, और यदि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसको भी जो है उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि राष्ट्रपति एक तरह से देखिए सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ संघ सूची संवर्ती सूची में ही काम कर पा रहा है, जबकि राज्यपाल जो है वह सिर्फ राज्य सूची व संवर्ती सूची पर काम कर पा रहा है। ये सामान्य परिस्थिति। लेकिन मान लीजिए आपातकाल लग गया, उस कंडीशन पे भारत के राष्ट्रपति को संघ सूची संवर्ती सूची के साथ साथ राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति व राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप सीधा ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियों को बताइए, या मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है पीएससी में राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियों के बारे में बताइए। आपको बिल्कुल अलग से लिखना है, सीधा से लिखना है अध्यादेश क्या होता है, फिर आपको दूसरा कॉलम बताना है कि क्यों दी गई है अध्यादेश शक्तियां। तो क्यों दी गई है कि जब विधानसभाएं सत्र पे ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जब कानून बनाना अनिवार्य हो गया है, तो यह कुछ समय के लिए कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब कार्यपालिका के द्वारा निर्मित कानून को ही हम अध्यादेश कहते हैं। फिर हम इसमें एक में राष्ट्रपति के लिए 123, राज्यपाल के लिए 213। मैंने आपको ये भी कहा कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति ना होकर के बल्कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा। राज्यपाल के लिए भी यही लागू होगा। फिर एक क्वेश्चन हम लोग ने ये बनाया था, क्या यह न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? तो बिल्कुल इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, और मतलब यह राष्ट्रपति व राज्यपाल की असीमित शक्ति नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन के इसको अधीन रखा गया है। तो ये लेक्चर बस यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है लेक्चर? और आप लोग खूब पढ़ाई करिए, मन से पढ़िए। देखो पीएससी और यूपीएससी एक कठिन डगर है भाई, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मैंने खुद जब दिया और इसको निकाला तो मुझे आज तक अनुभव है इसका कि काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन साइंटिफिक पढ़ाई पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनन करिए, समझ बढ़ाइए। और एक चीज़ और फिर से कहूँगा, अधिक से अधिक किताब नहीं खरीदना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। अपनी नोट्स बनाइए, अपनी नोट्स पर को बार बार पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है सिलेक्शन लेने का, ना कि बाजार में जो नई नई किताबें आती हैं उसको खरीदने के पीछे मत भागिए। कोई भी एक अच्छी बुक किसी भी सब्जेक्ट की लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। सिलेक्शन का यही मूल मंत्र है। चलिए
ठीक है, थैंक यू।